Assalamu alaikum guys, I am Taqi Usmani here to deliver my lecture about hypersensitivity. The lecture today I want to deliver is hypersensitivity. Hypersensitivity. Hypersensitivity को हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि जब इम्यून सिस्टम यानी इम्यून सेल्स का रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा ही हो जाए। नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वो तो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। The type immune system cells are involved in mechanism of defense, but the over involvement of immune system with mechanism of defense is called the hypersensitivity. इसको एलर्जी भी बोलते हैं, also called एलर्जी। एलर्जी जब इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं यानी टी सेल्स, बी सेल्स जो होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, वो अपने जो डिफेंस मैकेनिज्म नॉर्मली परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब ओवर परफॉर्मेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सेल इज कॉल्ड एलर्जी और हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, वो जब अपना काम को, अपना एक्शन को कुछ ज़्यादा ही परफॉर्म करें, कुछ और एक्टिव बन जाए, कोई मोर एफिशिएंट बन जाए, अपना वर्क को परफॉर्म करने में, तब जो एक डिसऑर्डर काज होती है, जो इन्फ्लेमेशन एलर्जी काज होती है, उसको बोलते हैं हाइपरसेंसिटिविटी, एलर्जी। इम्यून सिस्टम का यहाँ पर एलर्जी में ये प्रोसेस होता है कि जो मैकेनिज्म होता है, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, चाहे हार्मलेस सब्सटेंस के अगेंस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी सिस्टम को बहुत टाइम हार्मलेस होते हैं, उनके खिलाफ भी जब इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिवेट हो जाएं, उसको बोलते हैं हाइपरसेंसिटिविटी। यानी इम्यून सिस्टम अपना काम में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, कुछ ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, ओवर एटीट्यूड हो जाए, ओवर एटीट्यूड उसको बोलते हैं हाइपरसेंसिटिविटी। हाइपरसेंसिटिविटी और एलर्जी। Hypersensitivity is an overreaction to the allergens. Allergens क्या होती है? Allergens, the type of substance which cause allergy, which cause hypersensitivity is called allergens. For example, viruses हो गया, बैक्टीरिया हो गया, viroids हो गया, etc. Those substances which enter in our body and activate our immune systems against the action is called allergens. ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी काज करें उसको बोलते हैं एलर्जेंस। बैक्टीरिया, वायरसेस and all kind of microbes which enter in our body and cause allergy. Normally हम देखते हैं कि there are four types of allergens. Type 1, hypersensitivity type 1. It is also called anaphylactic or immediate type of hypersensitivity. Type 1 hypersensitivity is also called the anaphylactic or immediate immune response or immediate type of hypersensitivity. इसको एनाफिलेक्टिक क्यों बोलते हैं और इमीडिएट क्यों बोलते हैं, देखते हैं। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमारी बॉडी है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो गए, यानी कोई भी माइक्रोब्स, इन लोगों ने एग्जांपल दिया पोलन्स और डस्ट पार्टिकल। पोलन्स जो ही पोलन्स बॉडी के अंदर एंटर हो गए, the body systems will consider it as a foreign particle. कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, बॉडी सेल्स उसको कंसिडर करेगी एज अ फॉरेन पार्टिकल, यानी वो उस बॉडी की पार्ट का हिस्सा नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे एंटीजन्स। नॉर्मली एंटीजन्स नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल, antigen are non-self molecule, they enter into the body from the surrounding. Antigen are non-self molecule, they enter into the body from surrounding. अभी देखिए यहाँ पर पोलन्स जो है, पोलन्स या एनी टाइप ऑफ माइक्रोब्स, पोलन जब बॉडी में एंटर हो गए तो ये हमारी बॉडी पार्ट का, बॉडी में उनका कोई वो नहीं है, मतलब बॉडी के पार्ट्स नहीं है,
जब भी ये हमारी बॉडी में एंटर होगी तो बॉडी इसको कंसिडर करेगी कि भाई ये हमारे बॉडी पार्ट का हिस्सा नहीं था, ये कहाँ से आ गया। जब ये कहाँ से आ गया तो इसकी एक्सपोजर हो जाएगी, एक्सपोजर हो जाएगी तो इट विल कंसिडर एज एंटीजन। एंटीजन आर नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल। जो ही पोलन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी और एनाफिलेक्टिक और इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। जिस तरह पोलन बॉडी में एंटर हो गया, दे विल एक्ट एज एंटीजन, वो एंटीजन होंगे, वो बॉडी पार्ट के हिस्से नहीं, एंटीजन होंगे, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पर बॉडी को एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, बॉडी इस बात पर इन्वॉल्व होगी कि अभी इस एंटीजन को रिपेल करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैकेनिज्म होता है पूरा इम्यून सिस्टम का, जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम पढ़ चुके हैं। इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी पार्ट्स के जो सेल होते हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएगा। जो ही मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएगा तो इट सीक्रेट क्या करेगा, इट सीक्रेट इंटरल्यूकिन 1 सीक्रेट करेगा। यहां पर मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो गया, इट सीक्रेट करेगा, इट सीक्रेट क्या करेगा, इट्स क्रिएट इंटरल्यूकिन 1। क्योंकि इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी की जरूरत तो हमें पड़ेगी। ठीक है, मैक्रोफेजेस नार के इंगल्फमेंट भी करते हैं। जब इंगल्फमेंट करेंगे उसके बाद या तो इंगल्फमेंट करेंगे या डायरेक्ट क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे मैक्रोफेजेस क्या, इन रिस्पांस टू एंटीजन इट्स क्रिएट इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 स्टिमुलेट करेगा T4 सेल्स। इंटरल्यूकिन 1 स्टिमुलेट करेगा T4 सेल्स, T4 सेल्स सिक्रेट करेगा इंटरल्यूकिन 2। जो ही इंटरल्यूकिन 2 सिक्रेट होगा इट स्टिमुलेट B सेल्स, ये B सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। जब B सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, हमें पता है तो B सेल्स, B प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये डायरेक्ट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। देखिए मैंने कहा जब पोलन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, पोलन्स जो कि एनवायरनमेंट से एंटर हो गया, डस्ट पार्टिकल पोलन्स एंटर हो गया, तो बॉडी ने देखा कि भाई ये कोई और चीज़ हमारे इसमें एंटर हो गया। जिस तरह हमारी क्लास में कोई सीनियर बंदा एंटर हो गया तो हमें पता चलेगा ये बंदा हमारे क्लास का नहीं है। इस तरह ये पोलन बॉडी में एंटर हो गया तो बॉडी को पता चला कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। इस वजह से इम्यून सिस्टम का जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होगा और ये सिक्रेट करेगा इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 स्टिमुलेट करेगा टी हेल्पर सेल्स और T4 सेल्स। T4 सेल्स स्टिमुलेट सिक्रेट करेगा डायरेक्ट, T4 सेल्स या टी हेल्पर सेल्स सिक्रेट करेगा इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 स्टिमुलेट करेगा B सेल्स और B प्लाज्मा सेल्स। जो ही B सेल्स और B प्लाज्मा सेल्स स्टिमुलेट हो जाएगा इट सिक्रेट एंटीबॉडी। B सेल्स जो ही एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा, ये एंटीबॉडीज डायरेक्ट जाएंगे और अटैच होंगे ऑन द सरफेस ऑफ इम्यून सेल्स दैट आर बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स के सरफेस पर अटैच हो जाएंगे और ये जो है वहां पर अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा मैक्रोफेजेस, इसने इंटरल्यूकिन 1 T4 सेल्स में इंटरल्यूकिन क्या है 2, इंटरल्यूकिन 2 ने प्लाज्मा सेल्स B सेल्स और B सेल ने क्या किया, एंटीबॉडी को सिक्रेट किया। मैक्रोफेजेस ने इंटरल्यूकिन 1 को सिक्रेट किया, इंटरल्यूकिन 1 ने T4 सेल्स और T हेल्पर सेल्स को सिक्रेट किया। T हेल्पर सेल्स और T4 सेल्स ने क्या सिक्रेट किया है, इंटरल्यूकिन 2 ने B प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट किया और B प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी सिक्रेट किया। कौन सी एंटीबॉडी, दिस इज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। सो देयरफॉर यहाँ पर एंटीबॉडी E जो है सिक्रेट करेगा, कौन सी करेगा, B प्लाज्मा सेल्स। जो ही एंटीबॉडी E सिक्रेट होगा इन रिस्पांस टू एंटीजन, क्या, इन रिस्पांस टू एंटीजन इम्यून सिस्टम के सेल्स ने एंटीबॉडी E को सिक्रेट किया इस मैकेनिज्म के थ्रू। ये एंटीबॉडी जाके अटैच होगी ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल्स प्लस बेसोफिल सेल्स। मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के सरफेस पर ये एंटीबॉडी क्या होगी, अटैच होंगी। ये एंटीबॉडी क्या होंगी, अटैच होंगे।
ये एंटीबॉडी जी अटैच ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स, जो है अटैच होंगे यहाँ पर इसका जो है वर्क परफॉर्म स्टार्ट होगा, और बेसोफिल सेल्स एंड मास्ट सेल्स आफ्टर द attachment of antibody to its surface, it releases chemicals. That chemicals are called bradykinin, histamine, prostaglandin, leukotrienes. ये जो स्लाइड के अंदर है ब्रेडिकानिन, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन वो सीक्रेट हो जाएंगे, और हर एक केमिकल अपना अपना वर्क परफॉर्म करेगा, हर एक केमिकल अपना अपना वर्क परफॉर्म करेगा, स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करेगा। मैंने कहा कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को एनाफिलेक्टिक और इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ही हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाएंगे, एंटीजन, इन रिस्पांस टू एंटीजन्स मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। टाइप ऑफ इम्यून सेल्स ये सिक्रेट करेंगे इंटरलेकिन 1 को, इंटरलेकिन 1 स्टिमुलेट करेगा T4 सेल्स और बी प्लाज्मा, T4 सेल्स आर हेल्पर सेल्स, T4 सेल्स आर हेल्पर सेल्स, ये सिक्रेट करेंगे इंटरलेकिन 2, इंटरलेकिन 2 स्टिमुलेट करेगा बी प्लाज्मा सेल्स को, और बी प्लाज्मा सेल्स सिक्रेट करेगा एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, सो इट्स सिक्रेट एंटीबॉडी ई। एंटीबॉडी ई अटैच होगा ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स, क्या है? इम्यून सिस्टम के सेल्स है। आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी ई विद मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स, द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स अटैचमेंट के, एंटीबॉडी के अटैचमेंट के बाद ये केमिकल्स को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। वो केमिकल्स कौन से हैं? ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। उसके बाद जो केमिकल्स है वो अपना रोल परफॉर्म करते जाएंगे, वो अपना रोल परफॉर्म करते जाएंगे। जो ही इसके सरफेस पे अटैच होंगे उसके बाद जो है केमिकल रिलीज होंगे, डीग्रेनुलेशन होंगे, डीग्रेनुलेशन होंगे। डीग्रेनुलेशन में क्या होगा कि जहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने के बाद वेजोडाइलेशन हो जाएंगी, ठीक है, रेडनेस हो जाएंगी, और आगे जो है यहाँ पर रेडनेस, पेन, इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अभी यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स क्रिएट होंगे वो अपना अपना रोल परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल 1 है, यहाँ पर है हिस्टामिन। ये कौन से करता है? हिस्टामिन। ये केमिकल्स है बेसोफिल और मास्ट सेल्स क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे। इन्फ्लेमेशन आफ्टर जब एंटीबॉडी ई अटैच होगी ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स, वहां पर डीग्रेनुलेशन, ग्रेनुल जो है सेपरेट हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन होने के बाद केमिकल रिलीज हो जाएंगे। हमने सुना था, हमने पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा? इन्फ्लेमेशन के बाद टिश्यू रप्चर होंगे, ठीक है, जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो, जगह पर रप्चर होंगे वहां पर केमिकल रिलीज हो जाएगा। केमिकल जो रिलीज होंगे उन केमिकल में पहला केमिकल हिस्टामिन। ये क्या करेगा? स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन को करेगा, ये स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करेगा और कैपिलरी की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। हिस्टामिन हेल्प इन स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है SRSA, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस, ये भी केमिकल है। स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस, ये क्या करेगा? ये भी स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करेगा और इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी को, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, इमीडिएट करेगा और लॉन्ग टाइम के लिए करेगा। और इसके बाद जो हमारे पास है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन क्या करेगा? ये भी स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन को काज करेगा और कैपिलरी की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसके साथ ये क्या करेगा? म्यूकस को सिक्रेट करेगा, ये म्यूकस ग्लैंड पर एक्ट करेगा और म्यूकस सिक्रेशन में हेल्प करेगा। इसके साथ हमारे पास जो फोर्थ केमिकल है ECFA, ओसिनोफिल केमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफिलेक्सिस, ओसिनोफिल केमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफिलेक्सिस। ये क्या करेगा? इसका ये केमिकल है, ये अट्रैक्ट करेगा ओसिनोफिल्स, टाइप ऑफ इम्यून सेल्स हम पढ़ चुके हैं। ओसिनोफिल्स व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा कौन सी जगह? जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन हुई है उस जगह पर ओसिनोफिल को अट्रैक्ट करेगा। ECF का फंक्शन ये है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है PAF, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। PAF क्या करेगा? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करेगा? ये प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे,
प्लेटलेट जमा हो जाएंगे। ये प्लेटलेट को जमा करेगा, उसके बाद ये सिक्रेट करेगा, उसका नाम है वेजो एक्टिव अमीन। ये सिक्रेट करेगा वेजो एक्टिव अमीन सिक्रेट करने के बाद ये क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्शन करेगा, स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगी, मतलब एग्रीगेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। उसके बाद इसके करेगा वेजो एक्टिव अमीन क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्शन करेगा, कैपिलरी को कंस्ट्रक्ट करेगा, कैपिलरी की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, स्मूथ मसल को कंडक्ट करेगा, और ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन, ब्रोंकाई को कंस्ट्रक्ट करेगा, ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा। इसके साथ जो है हमारे पास लास्ट वन है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज द टाइप ऑफ केमिकल सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू इन्फ्लेमेशन। ये सारे केमिकल्स है, ये मास्ट सेल्स और हमारे पास बेसोफिल सिक्रेट करते हैं आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ एंटीबॉडी ऑन इट्स सरफेस। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो सिक्रेट करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इसको हम ड्राइव करते हैं फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड है, उसकी मेटाबॉलिज्म से हमें मिलता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये लोकलाइज्ड टाइप ऑफ, ये हार्मोन भी एक्ट करता है, एज अ केमिकल भी एक्ट करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, इसके दो टाइप, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2 ये दोनों क्या है, पावरफुल वेसोडायलेटर एंड ब्रोंकोडायलेटर है। प्रोस्टाग्लैंडिन के दो टाइप है, E1 एंड E2। E1 एंड E2 बोथ आर पावरफुल वेसोडायलेटर, वेसल्स को डायलेट करेंगे, एंड ब्रोंकोडायलेटर, और ब्रोंक्यूल को डायलेट करने में हेल्प करता है। इसके साथ एक और इसके टाइप है प्रोस्टाग्लैंडिन I2। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इसको बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन इसका फंक्शन क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन का ये प्लेटलेट्स को क्या करता है, डी एग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो है इसको बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन, ये प्लेटलेट्स को सेपरेट करता है, एग्रीगेशन डीएग्रीगेट करता है। दिस ऑल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। याद रखें, इसलिए इसको एनाफिलेक्टिक क्यों बोलते हैं। इसके जो सिम्टम्स है, इसमें सिम्टम में क्या आते हैं, इसके सिम्टम में हमारे पास आते हैं, इसमें जो इसको इमीडिएट इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर द एक्सपोजर से लेकर पूरा मैकेनिज्म शो होने तक ये मिनिमम हमारे पास 10 to 15 मिनट्स लेता है, 10 to 15 मिनट्स। सम टाइम ये डिलेड होता है, इसका जो एक्सपोजर में टाइम लगता है तो उसको 10 to 12 4 लग जाते हैं, ठीक है। इसको इमीडिएट इसलिए बोलते हैं कि इसका जो एक्सपोजर होने में, एंटीबॉडी की एक्सपोजर होने में और इन्फ्लेमेशन काज होने में 10 to 15 मिनट्स लगता है। इतना कम टाइम में इन्फ्लेमेशन होती है, इसको बोलते हैं इमीडिएट। और सम टाइम में डिले होता है, कुछ फैक्टर की वजह से डिले हो जाता है, 10 to 12 4 लग जाते हैं। और एनाफिलेक्टिक क्योंकि इसमें शॉक हो जाती है, एलर्जी के दौरान शॉक्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स हमारे पास होते हैं स्किन में हमारे पास यूट्रिकेरिया या एक्जिमा। यूट्रिकेरिया क्या होता है कि रेज्ड पैचेस ऑन स्किन, जो इची पैचेस होते हैं और खारिश भी लगती है इंसान को, उसको बोलते हैं यूट्रिकेरिया, रेज्ड इची पैचेस ऑन स्किन। और एक्जिमा क्या होता है, ड्राई स्किन होता है। ये दोनों स्किन पे इफेक्ट होता है। इसके साथ कंजंक्टिविटी यानी आई, रिलेटेड टू आई। इसमें आई का जो व्हाइट बॉल होता है, व्हाइट बॉल बिकम पिंक। आई का जो व्हाइट बॉल बिकम क्या होता है, पिंक होता है, पिंक या रेड हो जाता है, और वो सिक्रेट करता है, वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। आई का जो कंजंक्टिविटी, आई की डिसऑर्डर है, आई मतलब आई पे इफेक्ट पड़ता है। आई ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन के दौरान, एलर्जी के दौरान, ये आई की जो व्हाइट बॉल होता है उससे पानी आना स्टार्ट होता है और रेडनेस हो जाता है, इसको रिएक्टिविटी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज। रेनाइटिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज। TIS आ रहा है यहाँ पर, इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को। रेनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज और नेसल, कैविटी।
इज कॉल्ड रेनाइटस। इसके बाद हमारे पास एक और दिया रेनोरिया। रेनोरिया रेनोरिया कहते हैं रनिनोस। रनिनोस जब इंसान को फ्लू या वगैरह होता है तो उस टाइम नॉर्मली तो रनिनोस वो इंसान को जब फ्लू वगैरह लगता है तो नाक से पानी आना स्टार्ट होता है, वो इसको बोलते हैं रनी नोज। इसमें जो है तो नोज क्या रनी हो जाता है, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं रेनोरिया। इसके अलावा GI इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसके अलावा हमारे पास एस्थमा, ये सारे इंक्लूड होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में मैंने आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ, बताया कि इसको बोलते हैं एनाफिलेक्टेड आर इसको बोलते हैं एनाफिलेक्टेड आर टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 को सिल मीडिएटेड आर एनाफिलेक्टेड बोलते हैं। एनाफिलेक्टेड इसको क्यों बोलते हैं? इमीडिएट आर एनाफिलेक्टेड। इमीडिएट इसको इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो एक्सपोजर, इन्फ्लेमेशन की एक्सपोजर के लिए बहुत कम टाइम लगता है, और एनाफिलेक्टेड यहाँ पर जो सिम्टम शो होते हैं इसको एनाफिलेक्टेड शॉक्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो गया, फॉरेन पार्टिकल कोई भी यहाँ पोरन एंटर हो गया, एक्ट एज एंटीजन नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल, इम्यून सिस्टम के सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम के सेल एक्टिवेट होगा, फिर एक्टिवेट वो सिक्रेट करेगा इंटरलेकिन 1 सिक्रेट करेगा, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा टी हेल्पर सेल, और टी हेल्पर सेल सिक्रेट करेगा इंटरलेकिन 2 हमारे पास एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल जो कि बी प्लाज्मा सेल, उसको स्टिमुलेट करेगा, और बी प्लाज्मा सेल डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। वो एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी ई टाइप 1, ये एंटीबॉडी आएगी और अटैच होगी ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स। बेसोफिल एंड मास्ट सेल के सरफेस पर अटैच हो जाएगी, यहाँ पर डीग्रेनुलेशन हो जाएंगी और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय भी करेगा और बेसोफिल और मास्ट सेल के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। इस वजह से यहाँ पर डीग्रेनुलेशन हो जाएंगी और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और बेसोफिल और मास्ट सेल डिफरेंट केमिकल रिलीज करेगा जो मैंने बताया पीछे, और हर एक केमिकल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता जाएगा। इसमें स्किन पे इफेक्ट हो जाता है, स्किन एक्जिमा, यूट्रिकेरिया एक्जिमा जो कि रेज्ड पैचेस ऑन स्किन, और एक्जिमा यूट्रिकेरिया रेज्ड पैचेस ऑन स्किन, और एक्जिमा ड्राई स्किन, और यहाँ पर कंजक्टिविटी आई पर इफेक्ट पड़ेगा, व्हाइट बॉल पर, और रेनोरिया रनी नोज हो जाएगा, और रेनाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल हो जाएगा। इस वजह से इसको बोलते हैं एनाफिलेक्टेड और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं कि साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी रिएक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी रिएक्शन। साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी रिएक्शन टाइप 2 hypersensitivity are also called as cytotoxic antibody reaction। यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हमारे पास एंटीबॉडी G and एंटीबॉडी M इन्वॉल्व होती है। एंटीबॉडी G and एंटीबॉडी M आर इन्वॉल्व इन टाइप 2 hypersensitivity। इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, ये मैं मैकेनिज्म की बात बताऊंगा। यहां पर इन लोगों ने बोला है कि साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो क्या होगा, साइटोटॉक्सिक होगा। यहां पर इन लोगों ने एग्जांपल दिया है ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दिया है ABO ब्लड ग्रुप। अगर हम रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन की बात करें, अगर डोनर और रेसिपिएंट के दरमियान इनकम्पेटिबल ट्रांसफ्यूजन हो जाए, डिफरेंट ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन हो जाए, उसमें क्या होता है, एंटीजन ऑफ डोनर react with antibody of recipient, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात जो मैंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी की बात हो रही है, यहाँ पर एंटीबॉडी की बात हो रही है, तो इसलिए इन लोगों ने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दिया। ब्लड ग्रुप में जब दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप, दो में एक डोनर है एक रेसिपिएंट है, एक का ब्लड ग्रुप बी है, एक का ब्लड ग्रुप ए है। मैंने बी वाले को से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है ए वाले में, तो क्या है, दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप हो गए। एंटीजन भी इनमें क्या है, डिफरेंट है, एंटीबॉडी भी क्या है, इनमें डिफरेंट है। याद रखिए, जब भी
जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो रही है तो हम देखते हैं एंटीजन ऑफ डोनर की जो ब्लड की एंटीजन होंगी वो रिएक्ट करेगा विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। डोनर ब्लड की एंटीजन रिएक्ट करेगी विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। अभी इस बात को आगे याद रखते हुए हम देखेंगे क्या होता है। मेरे पास मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए के लिए मेरे पास एंटीजन हमेशा एंटीजन होता है एजी बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन हमेशा मेरे पास ए होती है और एंटीबॉडी आईजी मेरे पास बी होती है। याद रखें ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए होती है इस सरफेस पे। ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए हो गई। अब अगर मैं ब्लड ग्रुप वाले को मैं बी ब्लड ट्रांसफ्यूज करता हूँ, ए में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, बी में एंटीजन बी है एंटीबॉडी ए है, दोनों में डिफरेंट है। एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको मैं बी का जिसका ब्लड ग्रुप बी है उससे मैं ब्लड ट्रांसफ्यूज करता हूँ, तो जाहिर बात जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी है वहां एंटीजन ए है, डिफरेंट। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी ए है वहां एंटीबॉडी बी है, डिफरेंट हो गया। इस वजह से डोनर की जो एंटीजन है वो रिएक्ट करेंगे एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। डोनर मैंने बी ट्रांसफर किया, इसका जो एंटीजन वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी के साथ, एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, और यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगे, आरबीसी के लाइसिस हो जाएंगे, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी हो जाएंगे। याद रखें जब दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया जाए तो उसमें क्या होता है कि डोनर की एंटीजन रेसिपिएंट का एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और रेसिपिएंट ब्लड क्या करेगा, रिएक्शन स्टार्ट करेगा, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशंस, और आरबीसी रप्चर हो जाएंगे, लाइसिस हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होगा कि हेमोलाइसिस हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, हेमोलाइसिस एंड न्यूबॉर्न भी हेमोलाइसिस हो जाएंगी, और यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स की हेमोलाइसिस होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स की लाइसिस होंगे। तो उन्होंने एग्जांपल दिया हमारे पास SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस, और हमारे पास ग्रेनुलोनेफ्राइटिस, और हमारे पास इसका है ITP आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरिया, ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, लाइसिस होती है। मैंने कहा कि जब डिफरेंट ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया जाए तो डोनर की एंटीजन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और आरबीसी क्या होगा, रप्चर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, लाइसिस हो जाएंगी, हेमोलाइसिस हो जाएंगी, और न्यूबॉर्न भी जब प्रेगनेंसी के दौरान न्यूबॉर्न भी हेमोलाइसिस हो जाएंगी, और व्हाइट ब्लड सेल्स की भी लाइसिस होंगे ब्रेकडाउन। जब व्हाइट ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन में एग्जांपल आता है SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस और ग्रेनुलोनेफ्राइटिस, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, और यहाँ पर ITP आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरिया, ये व्हाइट ब्लड सेल्स के लाइसिस में आती हैं। इसके साथ हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएंगे और रप्चर हो जाएंगे, और हमारे पास आरबीसी क्या होगी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इस वजह से इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पर एंटीबॉडी की बात हो रही है, एंटीजन आप डोनर रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। आप मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, आपका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, मेरी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी, मेरी एंटीबॉडी साइटोटॉक्सिक बन जाएगी, क्योंकि आपके पास डिफरेंट एंटीबॉडी है, आपके पास डिफरेंट एंटीजन है, डिफरेंट एंटीजन रिएक्ट विद डिफरेंट एंटीबॉडी एंड फॉर्म रप्चर ऑफ आरबीसी रिजल्ट इन लाइसिस, हेमोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, और ये न्यूबॉर्न में हो जाएगा, और लाइसिस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स में SLE और ग्रेनुलोसाइटोपेनिया और ITP, ये सारे रिजल्ट इन क्या होता है हमारे पास, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ये शॉर्ट मैकेनिज्म था टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। कंसेप्चुअली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसमें आप लोग बाकी रट्टे वाले पॉइंट है वो अपने स्लाइड में देख लें, और जो कंसेप्ट इसका जो मैकेनिज्म बनता था वो मैंने एक्सप्लेन किया है, शॉर्टली एक्सप्लेन किया है। द टाइम इज टू शॉर्ट, थैंक यू वेरी मच।